वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन, PYQ करेंगे हम। और 2025 में जो NTPC का एग्ज़ाम है और आने वाले जो जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आपका ALP के हैं, इनमें संभावना रहेंगी कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो ज़रूर ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे सभी। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्या नाम है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होगा? Na2CO3.10H2O। ये आपका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र रहेगा। अब देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। ऑप्शन ए क्या है? इसको किस नाम से जानते हैं हम? कॉमन नेम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए का देख लेते हैं। अब हमारा क्या है? ऑप्शन बी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। अब हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? बताएंगे सभी। NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? कॉमन सोल्ट है। जो हम घर में नमक खाते हैं उसको बोलते हैं NaCl। कॉमन सोल्ट है ये आपका, खाने वाले नमक को। ठीक है। तो इसने पूछा था कि वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, तो आपका ऑप्शन जो है सी वो क्या है? सही जवाब है, सोडियम कार्बोनेट। किसके लिए काम आता है ये? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए काम आता है। और आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ये कुकिंग में काम आता है। जब हम खाना बनाते हैं, किसी भी खाने को जब हमें बेक करना होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग के लिए। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है। और आपका जो हमें ये तो पता लग गया कि जो वॉशिंग सोडा है उसको वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इन सब पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं और घर में खाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब होगा। अजॉर्बिक एसिड आपका क्या है? विटामिन सी का नाम है, कॉमन नेम है। ठीक है। अब देखते हैं विटामिन सी हमें कहाँ मिलता है, किस चीज़ में मिलता है। जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में मिलता है। क्या करता है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। और विटामिन सी हमें खट्टे फलों में मिलता है, जैसे आंवला, जो भी खट्टे फल हैं उनके अंदर हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी का काम है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? गम ब्लीडिंग होती है, गम ब्लीडिंग, दांतों से खून निकलना। ठीक है। इसके अंदर गम ब्लीडिंग होती है, ये इस बीमारी की सिम्टम है। तो किसकी वजह से होता है स्कर्वी रोग? किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी की कमी जब हो जाएगी तो यह रोग होता है। अब हम देखें, हम
आगे विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए हम एक टेबल देखेंगे, ठीक है। टेबल में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, एक आधी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे ताकि हमारे सभी जो हैं क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। देखिएगा, हमारी पहली ट्रिक है रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी। अब देखते हैं हम विटामिन ए का क्या कहते हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनोल। विटामिन B1 का क्या है, थायमीन। सी का क्या है, एसोर्बिक एसिड। डी का क्या है, कैल्सीफिरोल। ई का क्या है, टोकोफिरोल। के का क्या है, फाइलोक्यूनिन, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एक डिजिट उठा लेंगे। रे से क्या बन गया आपका, रेटिनोल, ठीक है। थे से क्या बन गया आपका, थायमीन। ए से आपका एस्कोर्बिक एसिड। डी क्या है आपका, कैल्सीफिरोल, ठीक है। थे हो गया। ए से क्या हो गया आपका, एस्कोर्बिक एसिड। कैसे क्या हो गया, कैल्सीफिरोल, ठीक है। टे से क्या हो गया, टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। फाइलोक्यूनिन, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको देखते हैं। रे से आपका रेटिनोल, थे से आपका थायमीन, ए से आपका एस्कोर्बिक एसिड, कै से आपका कैल्सीफिरोल, टा से आपका टोकोफिरोल, फी से आपका फाइलोक्यूनिन, ठीक है। तो जब हम इस लाइन को याद कर लेंगे, रथ एक टोपी, तो हम इन सब के नाम इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रथ एक टोपी, ठीक है। रे से रेटिनोल, रेटिनोल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का है, ठीक है, विटामिन ए का है। अब थायमीन, विटामिन B1 का है, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड ए, विटामिन सी। कैल्सीफिरोल, विटामिन डी। टोकोफिरोल, विटामिन ई। फाइलोक्यूनिन, विटामिन के। तो इससे हम सभी के नाम याद कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि यहाँ से सवाल है 100% आएंगे इस टेबल से, 100% चांसेस है, एक ना एक आधा सवाल हर शिफ्ट में आ सकता है। कहीं पे पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताएं, ठीक है, तो आपका रेटिनोल हो गया। कहीं पे पूछ सकते हैं कि कैल्सीफिरोल किस विटामिन का नाम है, ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे दे देंगे, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विटामिन डी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस ट्रिक को 100% लर्न करना है ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो इजिली सोल्व हो जाए। अब बढ़ते हैं हम आगे के सवालों की ओर। तो जैसा कि हमने देखा, विटामिन सी, रथ एक टोपी। ए से क्या था, एस्कोर्बिक एसिड, तो आपका सही जवाब क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस रोग के अंदर जो आंखें हैं वो सूखी सूखी हो जाती हैं। इस रोग का नाम क्या है, जीरोपेल्थेमिया, ठीक है। ड्राई आईज, ठीक है, सूखी सूखी आंखें लगती हैं, रेडनेस हो जाती है आंखों के अंदर। तो बेसिकली जो विटामिन ए की कमी है उसकी वजह से आपकी आईज की डिजीज होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं, देखिएगा। कि आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनी है, हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। आपकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, जिप्सम से बनती है। तो देखते हैं CaSO4.2H2O, क्या है ये, जिप्सम। अब इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। जब हम जिप्सम को, ये क्या है, हीट का सिंबल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनती है, POP, CaSO4.12H2O। तो हमारे पास क्या बन गई, POP बन गया हमारा। किससे बना है हमारा POP? जिप्सम से बना है। किससे बना है, जिप्सम से, ठीक है। जब जिप्सम को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है तब हमारा क्या बन गया है, POP बन गया है। तो इसको रिएक्शन को हम बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, देखेंगे। हीट करने पे आपका POP बन रहा है, ठीक है ना। अब एक और चीज देखेंगे, एक और चीज देखते हैं, यहाँ से सारी चीज समझ जाएंगे हम। जब हम दोबारा POP को क्या कहते हैं, वाटर में मिक्स कर देंगे। हमने जिप्सम को हीट किया, क्या किया, जिप्सम को हमने हीट किया तो हमारे पास POP बन गई। अब हम क्या करेंगे, POP के अंदर जब हम वाटर को मिक्स कर देंगे, किसको मिक्स कर देंगे, वाटर को मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगी, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। देखेंगे किस तरह से। POP आपकी फिर से क्या बन जाती है, जिप्सम। कब बन जाती है, जब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं वाटर, H2O, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने समझ लिया भाई केमिकल फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बताएंगे ऑप्शन देख के, सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन देख के कि आपका CaSO4.12H2O क्या है, आपका POP का केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अभी हमने डिस्कस किया था, ऊपर चलते हैं। तो हमने जब क्वेश्चन किया है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और वह खट्टे फलों में मिलता है। तो मीट खट्टा है, नहीं। दूध खट्टा है, नहीं। आंवला, हाँ। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। आंवला क्या है, खट्टा फल, खट्टा है, खट्टी सब्जियों में, फलों में काउंट होता है। तो वो क्या है, क्या कहते हैं, बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। चाहे खट्टे फल हो, सब्जियां हो, जो भी हैं, आपकी जो खटास होती है जिसके अंदर, जिसका टेस्ट खट्टा होता है, उनके अंदर ज़्यादातर आपका क्या पाया जाता है, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी डिजीज इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन B1 की वजह से होता है, ठीक है। अभी सब मेरे को बताएंगे विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है। रथ एक टोपी, रेथ है, थे, थाइमीन, क्या है, थाइमीन, ठीक है। आपका जो बेरी बेरी डिजीज होती है, अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। आप जो अफेक्ट करता है बेरी बेरी डिजीज नर्वस सिस्टम के ऊपर।
नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या होती हैं, जो भी आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन इज, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? देखिएगा, ए, डी, ई, के, ये सभी आपके क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। और आपका विटामिन सी और बी, सी एंड बी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ए, डी, ई, के आपके फैट सोल्यूबल हैं, सी एंड बी आपके वाटर सोल्यूबल हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन इज कौन सा है? अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि भाई ए बी है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? विटामिन डी, हाँ यह भी फैट सोल्यूबल है। आपका के भी फैट सोल्यूबल है, तो आपका जो क्या कहते हैं सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल, सभी क्या हैं? फैट सोल्यूबल हैं। ए, डी, ई, के सभी क्या हैं? फैट सोल्यूबल हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? बताएं, विटामिन बी है? नहीं है क्या? बताएं। हाँ, क्या बताया था मैंने? बी एंड सी, तो बी और सी क्या हैं आपके? दोनों वाटर सोल्यूबल हैं। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? सही जवाब होगा हमारा सी, सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बोथ बी एंड सी क्या हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, आपके पानी में घुलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? जब विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया है विटामिन ए किससे रिलेटेड है? आपकी आईज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आईज से रिलेटेड हम देखते हैं क्या है आपका, सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन बी सही दिख रहा है हमें, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। रात के समय नहीं दिखाई देता है या कम दिखाई देता है इस बीमारी के अंदर, तो यह किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी? विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? बताएं, ट्रिक को याद करें। रथ एक टोपी, थे क्या है? थायमीन। विटामिन बी का क्या है आपका केमिकल नेम है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल, रथ, थे, रे क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का क्या है? केमिकल नेम है। इसका जवाब आप देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का क्या केमिकल नेम है? अभी हमने देखा था, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी क्या है? सही जवाब है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 क्या है? बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र है। देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये जो क्विकलाइन होता है ये कैसा होता है? वाइट होता है, एल्कलाइन होता है, दिखने में वाइट टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। अब देखेंगे कि भाई जब हम क्विकलाइन को हीट करते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे,
जब हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इन सब का यूज किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन के काम में, घर का जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसमें यूज होता है, जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा काम क्या है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, सॉइल की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, मिट्टी की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, बढ़ा देता है मिट्टी की स्टेबिलिटी को। ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज कोल्ड, शुष्क बर्फ कहा जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, गैस को नहीं, यहाँ पे अलग से लिखा गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब देखते हैं ये कैसे बनती है। जब आपके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपकी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट किया जाता है, जब आपकी क्या बनती है, ड्राई आइस बनती है। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा क्लोरोएसिटोफिनोन आपका क्या है, टीयर गैस का नाम है। अब मेरे को बताएं लाफिंग गैस क्या थी, जल्दी से बताएंगे। लाफिंग गैस क्या थी, लाफिंग गैस क्या थी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो भाई हंसने की गैस नाइट्रिक्स ऑक्साइड है, और रोने की गैस क्या है भाई, टीयर गैस, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, स्कर्वी डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बताएं। ये तो हम कर चुके हैं, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट। क्या है विटामिन डी का बेस्ट सोर्स, सनलाइट। अब बताएंगे, रथ एक टॉफी, रथ एक कैल्सीफिरोल, क्या है इसका साइंटिफिक नेम विटामिन डी का, कैल्सीफिरोल। ये चीजें याद रखनी है हमें, नाम विटामिन के साइंटिफिक नेम जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। और कहाँ से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी, सूर्य की रोशनी से। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। What is the chemical name of विटामिन B7, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। ऑप्शन बी क्या है, बायोटीन, करेक्ट जवाब होगा आपका। ठीक है, बायोटीन। अब बायोटीन क्या करता है भाई, आपके जो हेयर हैं, आपके बाल हैं, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हेयर की ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। अब हम देखते हैं बी सीरीज वाले विटामिन हैं उनको हम कैसे लर्न करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, उसको देखते हैं, ताकि हमारे विटामिन बी जो है सीरीज वाले हैं वो भी हम अच्छे से लर्न कर पाए। देखिएगा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो थे से आपका थायमिन विटामिन B1, ठीक है। रे से आपका राइबोफ्लेविन विटामिन B2। न्यू से आपका क्या है, न्यू से आपका नाइसिन, न्यू से आपका नाइसिन विटामिन B3। और आपका पेंट से क्या है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5। पर पायरिडोक्सिन विटामिन B6। बसा बी से क्या आपका बायोटीन विटामिन 7। से आपका क्या होगा, कोलाबमीन विटामिन B12, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी,
थोरान्यू पेंट पर बसा। इस ट्रिक से हम इनके साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं। थे से थायमीन, रा से क्या कहते हैं राइबोफ्लेविन, न्यू से नायसिन, पेंट से पेंटाथोनिक एसिड, पर से पायरोडोक्सिन, बी से बायोटीन, से आपका कोलेबामाइन। ठीक है, तो आपका विटामिन B7 क्या होगा, बायोटीन होगा। ठीक है, इस ट्रिक की हेल्प से हम बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अभी किया था हमने, CSO4.2H2O। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ और इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ठीक है, इनफर्टिलिटी किसकी वजह से होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? देखिएगा, इनफर्टिलिटी वैसे तो बहुत सारे विटामिन की कमी की वजह से होती है बॉडी में, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन विटामिन B12 सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका विटामिन B12। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ओवुलेशन करना, जो क्या कहते हैं एग बनना होता है, एग जो प्रोड्यूस होते हैं उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। अब टाइम पे एग ना फॉर्म हो, ना मैच्योर हो, तो उसकी वजह से क्या नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या कहते हैं जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है विटामिन की कमी की वजह से। इसलिए ही बोलते हैं कि जो आपकी इनफर्टिलिटी वगैरह है वो सारे आपके खाने पीने की वजह से ही होती है ना। तो डाइट से ही तो हमें विटामिन मिल रहे हैं। अब हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो इनफर्टिलिटी होगी ना। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? आपका ऑप्शन क्या है? अच्छा, ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हमारा होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट फॉर्मूला होगा इसका, CaOCl2। ऑप्शन में सही मेंशन नहीं था लेकिन हमने कर लिया है। आपका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? जैसा कि हमें पता है सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन सॉल्ट, घर पे खाए जाने वाला नमक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के से क्या था भाई, बताओ जल्दी से याद करो। ट्रिक करी है हमने जो, उनमें जल्दी से याद करो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है। देखो पहले ट्रिक को। रथ एक टॉफी, फाइलोक्यूनिन। क्या है? फाइलोक्यूनिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखिएगा, ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आप इसको इसी सीरीज में करेंगे। कैसे करेंगे? ABCDEK। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा यहाँ से, रेटिनोल, रथ, थायमीन, थे, सी का क्या है एस्कॉर्बिक एसिड A, डी का कैल्सीफिरोल, कै, ई का आपका क्या है टोकोफिरोल, टा,
और के का आपका क्या है, फाइलोक्यूनिन, फी। ठीक है, तो रथ एक टॉफी, जब इस सीरीज में याद करोगे तभी आपकी ट्रिक लागू होगी। आपको इस सीरीज में याद करना है ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से बन जाए। और 100% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। विटामिन के या तो केमिकल नेम पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, या फिर उनकी क्या कहते हैं डिजीज के बारे में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोल्ड मार्स गैस। मार्स गैस क्या है, मीथेन, CH4, मीथेन CH4। अब ये मार्स गैस कैसे बनती है, ठीक है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया, देखो ये है जो भी वेट एरिया होता है, गीला जो एरिया होता है, वेट इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होके क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैदा होंगे, और फिर वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और इस डिकम्पोजिशन के दौरान आपकी यह गैस प्रोड्यूस होती है। एक बार फिर से समझेंगे, देखिएगा, जो गीला कूड़ा है, ठीक है, वेट एरिया है, बहुत सारा गीला कूड़ा है ना, वो धीरे 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 सड़ने लग जाएगा टाइम के साथ। जब जैसे जैसे वो सड़ेगा तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे उस गीले कूड़े के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया पैदा हुए हैं वो उस गीले कूड़े को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वो डिकम्पोज करना शुरू करेंगे तो इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर आपकी मार्स गैस रिलीज होगी, जिसको CH4 बोला जाता है, मीथेन। ठीक है, इस तरह से आपकी इस गैस का प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, और अच्छे से इसको समझेंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, कॉम्प्लेक्स, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसको तोड़ देते हैं सिंपल के अंदर। ठीक है, जो आपका बहुत सारा जो गीला कूड़ा है, बहुत एक लार्ज कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करके सिंपलर के अंदर तोड़ देंगे। कौन तोड़ेंगे, बैक्टीरिया। कैसे तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन करके, डिकम्पोज करके उसको। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भाई मार्स गैस कैसे इन्वायरमेंट में होती है, कैसे इन्वायरमेंट में भाई रिलीज होगी, वेट इन्वायरमेंट में। ठीक है, गीले कूड़े के अंदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। क्या है भाई, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे पूछ लिया भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। हो गया हमारा यह प्रश्न भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, विच विटामिन इज अबंडेंट इन फिश लीवर ऑयल। कौन सा विटामिन होता है भाई सबसे ज्यादा, विटामिन ए एंड विटामिन डी आपका पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगर यह ऑप्शन में डी नहीं है तो आप ए लगाएंगे, और ए और डी दोनों हैं तो जरूर ही आपको ऑप्शन में बोथ मिलेगा, तो आप दोनों पे ही टिक करेंगे। अब इसके अंदर फिश लीवर ऑयल में क्या होता है भाई, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारी जो बोन हेल्थ है, हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाते हैं, और जो हमारी हार्ट की हेल्थ है, मतलब जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उसको सही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग। हीटिंग पे कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, बताएं भाई। हमारे पास 2 विटामिन थे, A, D, E, K, जो आपके फैट के अंदर सोल्यूबल होते थे। ठीक है, इन पे भाई कुछ भी डालो, कोई भी चीज़ पानी में डाल दो, किसी भी चीज़ में डाल दो, किसी में सोल्यूबल नहीं होंगे, फैट के अंदर होंगे, वसा के अंदर सोल्यूबल होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। ठीक है, अब हमारे विटामिन बी था और आपका सी था, क्या थे, वाटर के अंदर सोल्यूबल थे। ठीक है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो भाई जब हम हीट करते हैं, ठीक है,
जब हम हीट करेंगे विटामिन सी को या विटामिन बी को, तो यह क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखिएगा, जैसे आपका आंवला है, आपने आंवला अगर कच्चा खाया है तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा, लेकिन उसी आंवले को अगर आप उबाल के खाएंगे तो उसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह लॉस हो जाता है। जब आप कुकिंग करते हो, खाना बनाते हो, पानी के अंदर पानी का इस्तेमाल करते हो, तो वह हीट होने पे वाटर के अंदर लॉस कर देता है अपनी सारी प्रॉपर्टीज को। तो कौन से विटामिन आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हीटिंग पे? वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी एंड विटामिन बी। ज़्यादातर आपका विटामिन सी होगा, तो अगर ऑप्शन में आपके दोनों हैं तो आप विटामिन सी को क्या कहेंगे, सही बोलेंगे, उस पर एक सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है भाई? आपका रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी सबसे पहले क्या काम करते हैं? हड्डियों को मजबूत करते हैं, बोन को मजबूत करते हैं। कहाँ से मिलता है विटामिन डी? सनलाइट से मिलता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। और अगर विटामिन डी नहीं मिला तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती हैं रिकेट्स बीमारी के अंदर। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द वर्ल्ड विटामिन? विटामिन वर्ड किसने दिया था आपका? ऑप्शन सी, फंक आपका सही जवाब होगा। इसका जवाब आप सब देंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? बताएं भाई। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीओपी का क्या है आपका? केमिकल नेम है। अब केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। CSO4 हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हाफ H2O है ना, तो हेमीहाइड्रेट आपका क्या है फिर? सही जवाब ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? जिप्सम का केमिकल नेम क्या है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जिप्सम का केमिकल नेम क्या है? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। सभी जवाब देंगे इसका। क्या है आपका जिप्सम का केमिकल नेम? अब तो फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो इसका जवाब देना यहाँ से फॉर्मूले से पढ़ के देख, ट्राई करो। क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन पूरा नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। भाई अब देखो, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हेमीहाइड्रेट है क्योंकि यहाँ पे हीट किया था, जब हमें जिप्सम को हीट किया था तो आपका हाफ H2O बच गया था, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। और यहाँ जिप्सम में क्या थे? 2H2O थे। तो इसका क्या हो गया केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। कोबाल्ट इज फाउंड इन। कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 की स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन B12 की स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए आपका क्या है? कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है। अरे, B12 की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आपका कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है।
रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा विटामिन बताएं भाई? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ये तो सभी को याद होना चाहिए, बचपन से पढ़ते हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग कराता है। विटामिन ए तथा बी की डिस्कवरी किसने की थी? किसने आविष्कार किया था विटामिन ए और डी का? भाई सभी विटामिन के बारे में किसने बताया था भाई? पहले ये बताएं, विटामिन की जो टर्म है वो किसने दी थी? फंक ने विटामिन की टर्म दी थी। अब कंफ्यूज नहीं होना है कहीं इसका जवाब भी फंक लगा के आओ, नहीं, इसने विटामिन टर्म को दिया था। और विटामिन ए और विटामिन बी की डिस्कवरी किसने की थी? मैकलन ने की थी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब विटामिन सी का क्या कहते हैं? इन्वेंशन किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, तो ये विटामिन, अलग अलग विटामिन का आविष्कार भी अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है, तो उसको अच्छे से लर्न करेंगे। और अगर पूछा जाए कि विटामिन टर्म किसने दी थी, तो फंक ने दी थी आपकी। तो यह क्वेश्चन अलग अलग है। तो क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करने का मेथड यही होता है कि उसको अच्छे से पढ़ें कि पूछा क्या गया है। एक बार अगर ये समझ में आ गया कि पूछा क्या गया है, तो हम अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। एक्वारेजा इज ए मिक्सचर ऑफ, अमलराज क्या है बताएं? ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। HNO3 प्लस HCl आपका क्या है? अमलराज है। इसके अंदर क्या होता है? HNO3 जो है उसका एक क्या होता है? रेशो होता है। और HCl है वो 3 में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों 3:1 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं। जब HNO3 और HCl 3:1 के रेशो में प्रेजेंट होगा तो उसको एक्वारेजा बोलेंगे, अमलराज बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है भाई? जो मेटल कम रिएक्टिव होती है ना, उनको रिएक्ट कराने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपके गोल्ड की क्लीनिंग के लिए गोल्ड को डिजोल्व करता है ये, गोल्ड और प्लेटिनम को। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्वारेजा बोला जाता है। HNO3 प्लस HCl। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई एक्वारेजा के अंदर HNO3 और HCl कितने रेशो में प्रेजेंट होंगे? तो कितना रेशो है? 3:1 रेशो। किसके लिए काम लिया जाता है? डिजोल्व करने के लिए गोल्ड और प्लेटिनम को। टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन? आपकी बेटा 2 रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ज्वाइन करना, किसी चीज को जोड़ना। फ्यूजन क्या होता है? स्प्लिटिंग, तोड़ना। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई। अब आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन पे, नाभिकीय संयोजन। भाई जोड़ना, जोड़ने पे। अब इसके अंदर क्या होता है देखेंगे। देखिए इसके अंदर आपका क्या होते हैं? ये क्या है? मान लीजिए क्या है? ड्यूटेरियम है आपका, ट्राइटियम। इसको मिला के हमने बना दिया हीलियम। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस क्या है? फ्यूजन। हमने 2 चीजों को जोड़कर एक नई चीज बना दी है। ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन के अंदर हम क्या जोड़ते हैं? न्यूक्लियाई को। किसको? न्यूक्लियाई। तो ये 2 बातें हमें समझ में आ गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे?
दो हल्के एलिमेंट हैं, हल्के जो दो तत्व हैं ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, इन दोनों की न्यूक्लियाई को जोड़कर एक भारी एलिमेंट बना देंगे, एक भारी तत्व बना देंगे हीलियम। और जो यह प्रोसेस होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है। क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड। इस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉम्ब की फॉर्मेशन होती है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है, जो हल्के एलिमेंट होते हैं, हल्के तत्व होते हैं, उनकी न्यूक्लियाई को जोड़कर एक भारी तत्व बना लिया जाता है। और ये जो इन दोनों को जोड़कर एक भारी तत्व बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, अधिक मात्रा में आपकी ऊर्जा रिलीज होती है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिएक्शन इज द एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड। कौन सी रिएक्शन पे एटॉमिक बॉम्ब बेस होता है, वहां पे किसकी बात थी बेटा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक बॉम्ब के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। एटॉमिक बॉम्ब किसके बेस पे है, किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। अब इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं, एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या किया जाता है। फ्यूजन, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। यूरेनियम 235, ये क्या है, एक हैवी एलिमेंट है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराएंगे, न्यूट्रॉन से अटैक कराएंगे। क्या करा दिया, बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्ड करने की वजह से ये जो यूरेनियम है, ये जो दो लाइट एलिमेंट के अंदर टूट जाएगा और आपका ये न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हम क्या समझे कि हम एक हैवी एलिमेंट लेंगे, उसको हम तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। किसकी सहायता से, न्यूट्रॉन की सहायता से। न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एक किसी बड़े हैवी एटम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब ये प्रोसेस कराया जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसी की वजह से आपके जो हैं यह बॉम्ब विस्फोट होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब कहाँ बनाया गया था आपका, इसको एज ए न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, रशिया ने एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले, लेकिन फिर उसने क्या किया, अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया। अब अमेरिका ने क्या किया, जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर यह बॉम्ब को डाला था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी, जिसका भी आज भी जिनके प्रमाण हम देख सकते हैं, जिनके प्रूफ हम आज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है, जब हम यह प्रोसेस कराते हैं तो बहुत ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो बहुत ही हार्मफुल होती है। हमारा सही जवाब क्या था, ऑप्शन डी न्यूक्लियर फ्यूजन था। बहुत ज़्यादा चीज़ों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना किसी बड़ी सी एलिमेंट को, फ्यूजन, तोड़ना। रडार के आविष्कार कौन है भाई, आविष्कारक कौन है, रडार का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, रडार का आविष्कार किया था सबसे पहले सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वॉटसन वॉट ने। किसने किया था, रॉबर्ट अलेक्जेंडर वॉटसन वॉट। देखिए,
इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसका यूज़ किया था। उस टाइम पे डिटेक्शन जो होती थी बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रडार सिस्टम का यूज़ किया और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया। अब यह जो क्या कहते हैं रडार सिस्टम है, ये इनका प्रिंसिपल क्या होता है, क्या सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पे यह कार्य करते हैं, देखते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करेंगे। ये आपके एमिट करते हैं रेडियो वेव को, रडार जो होते हैं वो एमिट करेंगे रेडियो वेव को। और जो रेडियो वेव एमिट हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, जो सिग्नल हमें मिला है उसका हमें एनालिसिस करना है। तो हमारा क्या प्रिंसिपल रहेगा, रेडियो वेव क्या होंगी, एमिटेड होंगी, रेडियो वेव को एमिट करेगा और हम जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उसको एनालाइज करेंगे। भाई मतलब सिंपल सी बात है, रेडियो तरंगे जो होती हैं उनका उत्सर्जित करता है, रेडियो तरंग भेजता है और हम जो रेडियो तरंग मिली हैं उनकी हेल्प से उन संकेतों को पढ़ते हुए हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई कहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। तो इसका काम क्या किया, किस चीज़ के लिए किया जाता है, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, किसने की थी आपकी, ऑप्शन बी पॉली। इसका पूरा नाम है वोल्फगैंग पॉली। 1930 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। इन्होंने क्या कहते हैं, एलिमेंट को उनके मास के अकॉर्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करके हमें दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर वोज डायरेक्शन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड। किसकी डायरेक्शन के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, फर्मी। क्या है आपका, एनरिको फर्मी की क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड हुआ था। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, शिकागो पाइल 1, शिकागो पाइल 1, ठीक है। 1942 में उन्होंने सबसे पहले इसको बिल्ड किया था। ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वर्ल्ड का, शिकागो पाइल 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई ये तो क्या कहते हैं, आपके बाहर के साइंटिस्ट हो गए ना। थोड़ा हमारा इंडिया के अंदर डॉक्टर होमी जे बाबा ने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम किया था। भाई सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड किया था किसने, डॉक्टर इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन्होंने कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड किया था सबसे पहले, अप्सरा। कौन सा, अप्सरा। कहाँ पे किया था, बार्क रिसर्च सेंटर में, मुंबई के अंदर। और इसकी इनोग्रेशन जो थी भाई सबसे पहले किसने की थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने की थी जनवरी में।
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्ड किसने किया था? आंसर आपका क्या है? एनरिको फर्मी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जहां इंडिया की बात करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, किसने किया था? डॉक्टर होमी जे बाबा ने किया था। अप्सरा नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर था। और पूरे वर्ल्ड में क्या था सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर? शिकागो पाइल 1। तो इन सब चीजों को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब मेड? सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1952। 1952 में। कहाँ टेस्ट हुआ था इसका? सबसे पहले यूएस के अंदर इसको टेस्ट किया गया था। वट टाइप ऑफ पार्टिकल इज ए प्रोटोन? प्रोटोन कैसा पार्टिकल है भाई? प्रोटोन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, पॉजिटिव चार्ज है। वट टाइप ऑफ पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किस तरह का पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज। क्या है उस पे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारा क्या है, वट टाइप ऑफ पार्टिकल इज ए न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया था भाई? देखते हैं किसने किया था। जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। इनके साथ कौन मिले हुए थे? आर्मी मेजर जनरल लाइस ग्रोव। इन दोनों ने मिलके सबसे पहले क्या बनाया था भाई? सबसे पहले एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था इन दोनों ने मिलके साथ में। व्हेन वाज द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब में? कब बनाया था सबसे पहले? जुलाई 16, 1945। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 16 जुलाई 1945 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। किसको पढ़ के? ये कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कौन से सन में की थी ये भी पूछा जा सकता है भाई। अब क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, कौन से सन में की थी? कौन से ईयर में की थी? 1897, 1897। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज कब की थी भाई? 1909 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आपकी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में। तो ये सारी चीज़ें याद करेंगे, अच्छे से दोबारा से याद करेंगे। एक बार ही मेरे साथ में दोबारा से याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, 1897 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, 1909 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी जेम्स चैडविक ने। कब, कौन से सन में की थी? 1932 में। तो ये सारी जो बात है इस पेज पे लिखी हुई है वो सारी आपको अच्छे से लर्न करनी है भाई। देखो, पोलियो का टीका की खोज कब की गई थी? पोलियो के टीके की खोज कब की गई थी? हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन? किसने की थी? सबसे पहले भाई पुराने टाइम में 20 सेंचुरी के अंदर जो पोलियो था ना, सबसे बड़ी डरावनी बीमारी थी। यह ज़्यादातर बच्चों के अंदर हो रहा था, जिसमें क्या होता था कि बच्चों की जो
बोन्स हैं वो वीक हो जाती थी, ठीक है, कुछ पार्ट पैरालाइज भी हो जाता था। तो इसकी जो वैक्सीन बनानी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि यह एक महामारी भी बनती जा रही थी। धीरे धीरे जो बच्चों के पैर थे और बॉडी थी वो हाफ पैरालाइज हो जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी 20वीं सदी के दौरान, ठीक है। तो उसके बाद आपकी सबसे पहली पोलियो की वैक्सीन बनाई थी किसने? जॉन ई साल्क ने पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी 1950 के अंदर, ठीक है, 1950 में बनाई थी। इन्होंने क्या किया था? एक इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन बनाई थी। देखेंगे अब इस चीज को हम एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ही क्रिएटेड एन इनएक्टिव किल्ड पोलियो वैक्सीन। क्या किया? इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन। भाई वैक्सीन कैसे बनती है? जो भी डिजीज कोजिंग क्या कहते हैं वायरसेस हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है और भाई इतना कमज़ोर किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता है वैक्सीन के तौर पे, ठीक है। अब उसका थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर इफेक्ट होगा, बॉडी के अंदर इफेक्ट होगा तो भाई बॉडी को पता लग जाएगा कि भाई ये जो चीज़ है इससे कैसे लड़ना है। बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, बॉडी क्या करेगी? फाइट करेगी। अब जैसे ही बॉडी ने एक बार एक चीज़ से जीत हासिल कर ली तो उसको पता है भाई दोबारा कैसे जीतना है। तो क्या स्टोर हो गया? मेमोरी स्टोर हो गई, ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। हमारी जो बॉडी की सेल है उनको पता लग गया, वैक्सीनेटेड हो गई हमारी बॉडी उस चीज़ के प्रति, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इनएक्टिवेट किया था पोलियो के वायरस को, किल किया था। किल करने के बाद उससे वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जब इंट्रोड्यूस किया गया तो देखा गया थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को याद हो गया कि भाई ये जो वायरस है इस तरह की प्रॉब्लम कोज कर रहा है और शरीर ने उससे लड़ने के लिए ताकत हासिल कर ली, ठीक है। इस तरह से आपकी वैक्सीन कार्य करती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बनाई थी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, सॉरी IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब इसके बाद भाई हमने बहुत सुना है 2 बूंद जिंदगी के। क्या सुना है? 2 बूंद जिंदगी के। तो भाई पोलियो पिलाते हैं ना। पहले तो पोलियो नहीं पिलाया जाता था। जब इन्होंने खोज की थी तो भाई इन्होंने ओरल पोलियो की खोज नहीं की थी। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज की थी किसने? अल्बर्ट सैबिन ने। लाइव इनकी क्या थी? जो क्या कहते वायरस था वो लाइव वायरस था और इन्होंने OPV की खोज की थी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अगर हमसे पूछा गया कि भाई क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन, तो भाई जॉन्स ई साल्क, ठीक है, आंसर आपका सही यही होगा। इन्होंने सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए हु डिस्कवर ओरल पोलियो वैक्सीन, तो आपका अल्बर्ट सैबिन ने लाइव और ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। 20वीं सदी में यह बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी थी, लोग बहुत डरते थे इससे। धीरे धीरे बहुत सी वैक्सीन आई, बच्चों को पोलियो आज भी पिलाया जाता है ताकि इस बीमारी से शिकार ना हो जाए। सबसे ज़्यादा चांसेस थे इस बीमारी के बच्चों के अंदर होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कार किसने किया? भाई आविष्कार कौन था डायनामाइट का?
एल्फ्रेड नोबल ने किया था, और इन्होंने ही नोबेल प्राइजेस को एस्टेब्लिश किया था। एल्फ्रेड नोबल ने 1867 के अंदर 1867 के अंदर क्या किया था, डिस्कवरी की थी, इन्वेंट किया था डायनामाइट का। और भाई एल्बर्ट नोबल ही थे जिन्होंने नोबेल प्राइजेस को एस्टेब्लिश किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? एडरसन ने की थी। इनका पूरा नाम था कार्ल डेविड एडरसन। इन्होंने 1932 के अंदर पॉजिट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? विच इज द फॉलोइंग हैज ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर? पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? सबसे पहले भाई किसी भी चीज की एबिलिटी, किसी मतलब भाई मैटर के अंदर से क्रॉस करना, ठीक है ना। मतलब कि जानिए, जैसे भाई एक क्या कहते हैं, आपके पास एक मेज है, आप उसकी मेज के अंदर या ऐसी लाइट डालोगे जो उसको क्रॉस करते हुए चली जाए। मान ले, देखिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये आपके पास कोई भी मटेरियल है, अब यहाँ से एक वेव आती है। अब ये वेव की ये ताकत है कि यहाँ से चली जाए, इसके अंदर से निकल के, इसको क्या कहते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। किसी चीज के अंदर से पेनिट्रेट करना, उसको क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन पावर कहते हैं, अंदर से निकल जाए। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इन सब में से किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई? गामा रेज की होती है। किसकी होती है? गामा रेज की। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। गामा रेज की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट आपकी एनर्जी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं, हाँ, तब हम देखते हैं जो गामा रेज है उसकी एनर्जी सबसे हाई है, वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी चीज़ को चीर के उसके अंदर से निकल सकती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो। अगर गामा रेज हमारे ऊपर भी गिरती हैं तो हमें चीर के बाहर निकल सकती हैं, यही होती है पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का डिस्कवर, ठीक है, इन्वेंशन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सोलर सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूक्लियर फिजन किसकी मदद से होता है? देखिए पीछे चलते हैं, मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, दोबारा से उस चीज को याद करते हैं, है ना। क्वेश्चन का जवाब इसी में मिल जाएगा। एक हैवी मेटल लेंगे, इसके ऊपर न्यूट्रॉन डालेंगे, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग कराएंगे, न्यूट्रॉन की मदद से इसको तोड़ा जाएगा। अब न्यूट्रॉन जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये दो चीजों के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। फिजन हो गया ना, ये क्या हो गया? फिजन, है ना भाई। किसी चीज के ऊपर ऐसी चीज डाल दी जो उसको दो भागों में तोड़ देती है, तो क्या है? ऐसा न्यूट्रॉन है। तो इसने क्या बोला कि फिजन को ट्रिगर कौन करता है? तो आपका न्यूट्रॉन करेगा। जब हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो उसको, एलिमेंट को न्यूट्रॉन दो टुकड़ों में तोड़ देगा, दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही आपका क्या है? फिजन कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ एलिमेंट। अगला प्रश्न है, हु गिव द क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी किसने दी थी भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ते हैं ना, किसने दी थी भाई? मैक्स प्लैंक्स ने दी थी क्वांटम थ्योरी। इन्होंने बताया था कि भाई एनर्जी इज एमिटेड एंड अब्सॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा। जो आपकी एनर्जी होती है वो क्वांटा, एक बंडल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है क्वांटा के अंदर, पैकेट की फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपकी क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? मैक्स प्लैंक्स ने दी थी। और क्वांटम थ्योरी के फादर किसको कहा जाता है? मैक्स प्लैंक्स को ही कहा जाता है फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी।
भाई ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच मेन प्रिंसिपल इज द फेमस बिग बैंग थ्योरी बेस्ड? सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी में ये बताया था भाई, यूनिवर्स बिगिन हुआ है एक्सट्रीम हॉट और डेंस स्टेट से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा डेंस था, ऐसी चीज़ थी सबसे पहले, उससे फिर यूनिवर्स बना। ये बिग बैंग थ्योरी थी, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल था। तो बताएं भाई क्या था प्रिंसिपल बिग बैंग थ्योरी का? सभी बताएंगे? हमारा बिग बैंग थ्योरी में हम फिर से देखते हैं क्या बताया था कि एक्सट्रीम हॉट और डेंस स्टेट से आपके यूनिवर्स बना है। तो ये क्या है? डोपलर इफेक्ट। बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग ए माइक्रो एलिमेंट? माइक्रो एलिमेंट क्या है भाई? जो हमें बहुत कम चाहिए बॉडी के अंदर। ट्रेस एलिमेंट होता है बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, माइक्रो सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा छोटा एलिमेंट, ठीक है। तो आपका क्लोरीन क्या है? सबसे सूक्ष्म एलिमेंट है। और क्लोरीन जो है हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए बॉडी के अंदर, बहुत कम मात्रा में चाहिए। और क्लोरीन का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे NaCl नमक होता है ना, नमक के अंदर क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है। जब कभी भी डायरिया वगैरह हो जाता है तो बोला जाता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट पियो, तो यह इन जो ये एलिमेंट होते हैं इनकी कमी हो जाती है, तो उसको पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका छोटे छोटे काम होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनैलिटी को मेंटेन करके रखता है भाई, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो अच्छे से काम करती रहे, उसके लिए क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखता है कि भाई पानी ज़्यादा होगा, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा होगा, इन सब चीज़ों का बैलेंस बना के रखता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने किया था, किसने बता किया था भाई डिस्कवर सबसे पहले? फर्स्ट परमाणु रिएक्टर किसने? होमी जे भाभा ने किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? बार्क के अंदर, मुंबई में। और क्या नाम दिया था सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को? अप्सरा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? हु डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन डी मिलिकॉन सही जवाब है हमारा। द लाइटेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम इज? सबसे हल्का लाइटेस्ट पार्टिकल क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। क्या करता है? कार्बन 14 वुड ऑफ एज बताता है भाई। जब पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? एंटी पार्टिकल किसका है? पॉजिट्रॉन प्रोटॉन का है ना। किसका है भाई पॉजिट्रॉन? प्रोटॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा? बताएंगे। हमारा पॉजिट्रॉन पी पे नहीं चलना है हमें, इलेक्ट्रॉन। ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। एंटी पार्टिकल पूछा गया है, वही बात है ना। एंटी पार्टिकल किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड बाय? किसकी हेल्प से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग की हेल्प से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर गामा रेज? गामा रेज किसने डिस्कवर की थी?
पॉली विलार्ड ने गामा रेज को डिस्कवर किया था। और रदरफोर्ड ने नाम दिया था। ये पूछा जाए ना कि हु गिव नेम टू गामा रेज, रदरफोर्ड ने गामा रेज को नाम दिया था और डिस्कवरी किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फॉसिल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? बताएं भाई, एज ऑफ फॉसिल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प से। पोलिनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने पोलिनियम की खोज की थी। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने खोज की थी। इन्होंने देखो, पोलिनियम का नाम भी इन्होंने, जहाँ पे मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था ना, जो इनका क्या थे, जो इनका जन्म स्थान था उसका नाम पोलैंड था। तो इन्होंने जब पोलिनियम की क्या कहते हैं खोज की, तो इन्होंने पोलिनियम का नाम अपने जन्म स्थान के नाम पे रखा, पोलैंड के नाम पे नाम रखा था मैरी क्यूरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट फॉर डिस्कवरी इनर्ट गैस हु रिसीव? इनर्ट गैस, नोबल गैसेस की खोज किसने की थी भाई? किसको क्रेडिट मिला था? ऑप्शन बी, रेमेज सही जवाब होगा अपना। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लाइसरीन। ऑप्शन ए, यह जो गैस होती है ना, रैपिड डिकम्पोजिशन करती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द हाइड्रोजन बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब किसने बनाया था? जे रॉबर्ट ओपनेमर ने बनाया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको डेली क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। और यहाँ से जो भी आज की क्लास में हमने किया है, आज की क्लास की एक बार हम समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या किया है। विटामिन के बारे में किया है, तो विटामिन में से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया है, डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा है, भाई किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ से भी 100% चांसेस हैं आपके क्वेश्चन बनने के। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक है कि पूछा जाता है कि भाई किसकी डिस्कवरी किसने की थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनते हैं। विटामिन से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। तो आप क्लास को अच्छे से देखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।